हेलो गाइस। वेलकम बैक टू ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। तो आज का जो अपना टॉपिक है जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जो आपके ट्वेल्थ क्लास का जो सबसे पहला एनसीईआरटी का पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपन इसके बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले है ना, अपन एनालिसिस कर लेते हैं, अपन स्टडी करके देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मतलब उसके साथ क्या कहानी है, ये है क्या। ठीक है जी। तो बेटा जी, सबसे पहले जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रो वर्ड के बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड आया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो चार्ज को कहा जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रो इज नथिंग बट इट इज जस्ट, अपन क्या कहेंगे, चार्ज। अब चार्ज क्या है या कैसे है वो अपन बाद में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। ठीक है। तो चार्ज जो होता है, अब ये बेसिकली चार्ज होगा, अपन बोलेंगे कि चार्ज आइदर ये रेस्ट पे होगा या फिर जो चार्ज है वो मोशन में होगा। ठीक है। तो अगर चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है तो क्या होगा, तो अपन ये बोलते हैं चार्ज जब रेस्ट में होता है तो जो वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसके बारे में अपन डिटेल स्टडी भी करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एक चार्ज अगर जो है वो किस पे हो, रेस्ट पे हो। तो चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रो से, और अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब स्टैटिक। तो यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तो उस केस में उसके बारे में स्टडी की जाती है। जब चार्ज मोशन में होता है तो मोशन जो है वो दो टाइप की होगी, या तो कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा जो होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है जी। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी हो तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि चार्ज जो है जो वो एक्सेलरेटेड होगा। तो चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में हो यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन सही वक्त आने पे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन में हो तो चार्ज क्या करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और साथ साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमिशन भी करता है। ठीक है जी। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है कहीं ना कहीं पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन ने यहाँ पे कहा। ठीक है। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो तीन प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो है वो चार्ज शो करता है। हम कंटिन्यूअसली हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो चार्ज है बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि वहाँ जो अभी जब जब हम पढ़ने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम डिफाइन कैसे करें, व्हाट इज चार्ज बेसिकली। तो एक सिंपल सा एग्जांपल जो आप लोगों ने मतलब ऑब्जर्व किया हो कभी या नोटिस किया हो, जैसे मान लो आप काफी देर से अगर एक प्लास्टिक चेयर पे बैठे हो। ठीक है। तो जब आप प्लास्टिक चेयर पे बैठ के काफी देर के बाद जब आप खड़े होते हैं और किसी डोर हैंडल को अगर टच करते हैं तो आपको एक हल्का सा झटका जो है वो महसूस होता है। ठीक है। हल्का सा, ऐसा नहीं है कि ठीक है सर मेरे बाल खड़े हो गए सारे, ठीक है सर के, कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि ये किसकी वजह से, ये चार्ज की वजह से होता है। बेसिकली क्यों होता है वो बात की बात है, लेकिन ये चार्ज की वजह से हुआ। दूसरा, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है। एक स्केल जो होता है प्लास्टिक नॉर्मल स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर का, आप लें उस स्केल को, अपने बालों पे उसको रब करें आप थोड़ी देर के लिए। पीस ऑफ पेपर लीजिए, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर। ठीक है। और उनको रखिए नीचे सीधा, और फिर आप एक काम कीजिए, उसको जो स्केल है उसको वो पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाइए। तो वो जो स्केल है वो पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। इवन अगर आप डस्ट के पास भी लेके जाते हैं तो डस्ट में भी, मैं ये नहीं बोला हर जगह ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी जब आप डस्ट के पास लेके जाएंगे तो वो डस्ट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये किस वजह से हुआ, ये होता है चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या आखिर।
हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दैट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो अपन बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसको नाम दिया गया, दैट इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट द प्रॉपर्टी, तो हम ये कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद object or material, you can say with object or material, due to which it experiences or produces electric और मैग्नेटिक इफेक्ट। है ना। अब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, ये बात सेकेंडरी चीज है, ये अपन इसके बारे में देखेंगे। तो चार्ज इज नथिंग बट इट इज जस्ट दी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जो चार्ज जिसके बारे में अपन बात करते हैं, ये चार्ज आखिर आया क्यों, किस वजह से आखिर ये चार्ज आ रहा है। तो अगर आप एक बात करते हैं एटम के बारे में, तो यू नो वेरी वेल कि एटम का जो सेंट्रल कोर पार्ट है जिसको आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक है, दैट इज, आप ऑर्बिट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पहला ऑर्बिट है कि दूसरा है कि कौन सा है, ठीक है, कोई भी ऑर्बिट है, मैंने रैंडम बना लिया, लेटर सपोज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जब आप एटम की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन ZXA लिखता हूँ, ठीक है, आप चाहें तो एग्जांपल के लिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज 2He4, मैंने हीलियम ले लिया। ठीक है, तो हीलियम में अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यू आर गोना राइट कि दैट विल बी 2। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए इसमें कितने हैं, दैट विल बी ऑल्सो 2। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, अगर आप इनके टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इट विल बी +2E, एंड इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -2E। तो ये जो नेट टोटल चार्ज आएगा 0, यानी कि एक एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज 0 अपन कहेंगे वो कैसी है, दैट इज द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बेसिकली, या कोई मटेरियल या एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग समहाउ। अब ये चार्ज क्यों आया, इसके पीछे की क्या वजह है। तो चार्ज जो आता है उसके पीछे की वजह, द चार्ज इज डेवलप्ड, द चार्ज इज डेवलप्ड आइदर ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो ज्यादा होंगे उसमें, और या फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। मैं लेट मी टेल यू एन एग्जांपल कि कैसे है ये। लेट अस सपोज इफ आई विल टॉक अबाउट द सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सोडियम में, तो आप कहेंगे दैट विल बी 11। तो 11 प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्ज, सॉरी, 11 प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा दैट इज +11 ही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो दैट इज ऑल्सो 11, और टोटल चार्ज हो जाएगा -11 ही, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ Na+ बताइए क्या है, तो Na+ के साथ अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखता हूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे विल बी स्टिल 11, और उसकी वजह से चार्ज आएगा +11 ही। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 10 रह गए। ठीक है, तो ये आएगा -10 ही टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +E। इसी की वजह से आपने उसके ऊपर क्या लगाया, प्लस लगाया है। तो इसमें एज यू कैन सी यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उनकी वजह से चार्ज +11 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -10 ही है, तो नेट +E बचा। तो आप कहेंगे कि सोडियम पे जो चार्ज आया, क्या वो प्रोटॉन की वजह से आया या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया। तो हम ये कहेंगे प्रोटॉन्स की वजह से कभी भी चार्ज नहीं आता, जस्ट कीप इन माइंड, चार्ज जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। यहाँ जो चार्ज आया है, प्लस आया है, +1 चार्ज जो आया है, Na+1, तो ये चार्ज आया क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, कम है।
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की अगर कहीं डेफिशिएंसी होती है तो वहां कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज Cl का, क्लोरीन, जिसका नंबर, एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से जो आएगा दैट विल बी टोटल चार्ज प्लस 17e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आएगा दैट इज माइनस 17e। टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूं Cl माइनस की बात कीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इफ आई विल आस्क, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 17 एज ऑफ नाउ, तो प्लस 17e, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18, तो माइनस 18e। तो इस पे चार्ज आया माइनस ई। इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लग गया बेटे जी नेगेटिव, माइनस साइन। तो इस वाले में मैं बोलूंगा कि ये जो ऊपर मैंने Na प्लस लिया है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जहां पे ना एफिशिएंसी हो ना डेफिशिएंसी हो, वहां पे जो चार्ज आता है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज। जैसे देखिए ये इसमें जीरो है, इसमें भी क्या है, जीरो है। तो वो अपन बोलते हैं कि चार्ज जो होता है बेसिकली, ठीक है, कोई भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज डेवलप होता है दैट इज ओनली ड्यू टू दी, आइदर ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द, अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो अपन ने एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपन ने कहा कि चार्ज तीन टाइप का होता है। सबसे पहले अपन बात करें अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो पॉजिटिव चार्ज कब आया कि सर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो हम ये कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं कम होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर आप बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की कि नेगेटिव चार्ज क्या है, तो हम ये कहेंगे दैट इज ड्यू टू, क्या आएगा बेटे जी, एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वी सो इन द Cl माइनस। तो जहां इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर आता है न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का ये मतलब होता है बेटे जी, नाइदर द डेफिशिएंसी नोर द एफिशिएंसी। ठीक है जी, तो ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो वहां पे कैसा चार्ज आएगा, न्यूट्रल। एक एटम जो होता है दैट इज कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज की जब कैलकुलेशन करते हैं तो इट इज ए मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मेजर कर सकते हैं, तो मेजरेबल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और जो क्वांटिटी मेजरेबल होती है उसके लिए अपन डिफाइन करते हैं बच्चा यूनिट। तो चार्ज जो होता है बेटे जी, अपन जब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, तो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज होती है बेटे जी, ये होती है कुलाम। अब ये कुलाम क्यों है, क्यों, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो चार्ज की डिस्कवरी, जो चार्ज के बारे में बताया बेसिकली वो कुलॉम ने बताया। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, तो कूलाम आ गया। अगर आप बात करते हैं इसके सीजीएस यूनिट की, कि इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, तो हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की बेटे जी ईएसयू, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स भी कहा जाता है। ध्यान रखें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट्स भी अपन बोलते हैं इसको, स्टेट कूलाम भी कहा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि वन कूलाम और वन ईएसयू में क्या रिलेशन है, तो विल से वन कूलाम इज इक्वल्स टू 3 इंटू, विल राइट 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ईएसयू भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो वन कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम और ईएसयू। अच्छा, अगर बात करें कि एब्सोल्यूट कूलम क्या होता है, तो हम ये बोलते हैं वन एब्सोल्यूट कूलम जो होता है, वन एब्सोल्यूट कूलम दैट इज बेटे जी वो 10 कूलम के इक्वल होता है। और अगर वो बोलता है फेराड, ठीक है जी, तो फेराडे जो है वो भी एक चार्ज की यूनिट है। तो वन फेराडे जो होता है दैट इज 96,500 कूलम के इक्वल होता है। फेराड भी एक चार्ज, फेराडे भी एक चार्ज की यूनिट है। फेराड और फेराडे दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फेराडे जो है दैट इज यूनिट ऑफ द चार्ज, तो वन फेराडे इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 96,500 कूलम, अगर अपन बोलते हैं उसको। तो ये इसकी हुई यूनिट। हम बात करें अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, क्योंकि ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा जी वो होता है A1T1। ए यहाँ पे एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, आगे जाकर अपन पढ़ेंगे, या आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। और टी यानी कि टाइम है यहाँ पे, तो A1T1, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कि ये जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है दैट विल बी A1T1। तो अपन ये बोलते हैं
जो चार्ज होता है, किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो उसके किसकी वजह से होता है? जैसे उसमें जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है, ठीक है। मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स कहीं अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि प्रोटॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, आइदर ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो हैं उनके काउंट के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट अगर हो तो नेगेटिव चार्ज, और दोनों अगर इक्वल हो तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। लेट अस टॉक अबाउट द चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो चार्ज है, ठीक है, क्या वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप ये बोलते हैं जो चार्ज है बेटे जी वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप ये कहेंगे चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मीनवाइल हम ये बोलते हैं कि चार्ज जो होता है, ठीक है, दैट इज क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड का ये मतलब है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो फिर अगर कंजर्व्ड है तो फिर क्या होगा? तो फिर चार्ज आया कैसे, डेवलप कैसे होता है? तो चार्ज होता है दैट इज ट्रांसफरेबल होता है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल है बेसिकली। चार्ज होता है आप उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे को दे दिया, ठीक है, तो वो किया जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और चार्ज जो है दैट इज ऑल्सो अपन बोलते हैं ट्रांसफरेबल भी होता है, कि चार्ज को आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक मटेरियल से किस पे? दूसरे मटेरियल पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज को, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। एज वेल एज आप ये भी बोलते हैं चार्ज जो है इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो चार्ज क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? हम ये बोलते हैं द टोटल चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज ऑलवेज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the minimum possible charge, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको टोटल चार्ज लिखना है क्यू, लेटर सपोज, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आप इधर से उधर कर सकते हो, या तो कम या ज्यादा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को आधा इधर रख लिया और आधा उधर ले गए, वो पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है? ई। दैट विल बी आइदर प्लस ई और माइनस ई, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर आप उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज प्लस माइनस सी। तो आप ये बोलते हैं कि जो चार्ज होता है Q, दैट इज इक्वल्स टू, आप उसको लिखते हैं प्लस माइनस एन इंटू, क्या लिखेंगे बेटे जी? E लिखेंगे। वेयर एन जो है वो क्या है? एन एक होल नंबर है यहाँ पे, जिसको मैं एन इज इक्वल्स टू कहाँ से 0 1 2 3 एन ऑल आगे तक लेके जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन नहीं दें, इधर उधर नहीं करें, तो जीरो ले सकते हैं एन की वैल्यू, ठीक है। और एल्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस हटा दूं तो आप एन की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं या आपने उससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो दैट इज व्हाट इज द, इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। की चार्ज जो होता है दैट इज क्या होता है? क्वांटाइज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज का, ठीक है। अब बारी आती है हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में, कि व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज।
तो स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास। अब हम ये बोलते हैं चार्ज टू मास का रेशियो मतलब है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, है ना। तो अगर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, व्हाट डज दैट मीन्स कि बेसिकली है क्या। तो आप ये कहेंगे कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स ये देखना है मेरे को। वो बोल रहा है चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। आप प्रैक्टिकली ये सोचिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, दैट इज आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो या तो आपने उससे इलेक्ट्रॉन दिए और या आपने उससे इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो आप मेरे को बताइए, या तो इलेक्ट्रॉन दिए और या लिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दूंगा मैं उसको, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास होता है तो यानी कि आपने उसको मास दे दिया एक तरह से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि मैंने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास मास था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, तो इट्स फॉल्स। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम ये कहेंगे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीनवाइल अगर मैं उल्टा लिखूं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यस इट्स ट्रू भाई। चार्ज कैन एग्जिस्ट, सॉरी, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यस इट्स ट्रू। क्यों? जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन वो न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है उसके पास। एटम है, एटम के पास मास है लेकिन एटम न्यूट्रल होता है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, इसे लिखे लिए लिखा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, क्यू बाई एम, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी मटेरियल के लिए चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं, दैट इज क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक, अपन उसको बोलते हैं दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज। तो किसी भी मतलब जब आप ये बोलते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो चार्ज का एग्जिस्टेंस जो है वो मास की एग्जिस्टेंस को भी डिफाइन करता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। लेकिन मास की एग्जिस्टेंस चार्ज के एग्जिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मास तो बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज एट एनी वेयर लीड्स टू कि वहां मास भी होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आप जानते हैं कितना होता है। तो अगर मैं उससे एन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं मास कितना ट्रांसफर हुआ होगा, तो मास कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा इसको, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड। तो ये इससे क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है दैट इज क्या है, लेट अस सपोज एम ई है। तो अगर मैंने एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, वो या तो उससे दिए होंगे या लिए होंगे, ठीक है। अगर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, डेफिनेट सी बात है, और उसके जैसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैंने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर एम ई है तो एन इलेक्ट्रॉनों की वजह से कितना मास आएगा, एन इंटू एम ई। तो अगर कहीं से मान लो आपने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो आपने दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल मास भी दिया है साथ में उसको, ठीक है। तो ये मास से भी, एस मास जो है वो भी निकाल सकते हैं, कि मास की भी हेल्प ली जा सकती है कि मास कितना ट्रांसफर हुआ है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है उसे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो मतलब मास डिक्रीज होगा। तो अपन लिख देते हैं कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डिक्रीज होगा। कहीं अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब आपने उसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मास इंक्रीज और डिक्रीज इस तरह से हो सकता है मटेरियल का। अब हम बात करते हैं कि जो चार्ज होता है, ठीक है, बेसिकली चार्ज होता है दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भैया बात ऐसी है
कि कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए सोडियम का मेरे पास अगर एक सोडियम Na+ अगर मेरे पास है, तो मैं अगर भले ही वो किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम में रखा है जो एक्सेलरेटेड है या मूव कर रहा है, तो उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको एक्सेलरेट कर दूं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको कैसे भी रखिए, अगर वो रेस्ट पे तो भी उस पर उतना चार्ज होगा, अगर वो मूव वगैरह कर रहा है तो भी उस पर उतना ही चार्ज होगा। तो इसलिए वो बोल रहा है इनवेरियंस ऑफ चार्ज का ये मतलब होता है कि चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो बॉडी किस स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन इस तरह से। अब ये जो चार्ज है, ठीक है, अब जो चार्ज है बेसिकली, जो अपन ने चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होता है। और जो चार्ज है, ठीक है, इसके बारे में हमें बेसिकली जो बाकी आगे की बातें हैं कि लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्ज, ठीक है, उनकी बात भी कर लेते हैं जो आपको यूजुअली पता होती हैं। तो चार्ज जो है वो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ही शो करेगा, राइट। तो अगर अपन ये बोलते हैं लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, लाइक चार्जेस के बीच में होगा बेटे जी रिपल्शन, पक्का। तो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। व्हाट डज दैट मीन्स, लाइक चार्जेस इज आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और अपन क्या बोलेंगे नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव यू कैन से। ठीक है जी, तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज की, कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें से रिपल्शन ऐसा है जो चार्ज की नेचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, कि चार्ज को रिपल्शन होगा तो दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर अट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो द थिंग इज कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको इस बात का पूरा बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना होगा कि जो चार्ज की ये जो प्रॉपर्टी है, जो रिपल्सिवनेस होती है चार्ज की, ठीक है, इट इज जस्ट द टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो होता है वो किसके बीच में हो सकता है, एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, उनके बीच भी क्या हो सकता है, रिपल्श अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन रिपल्शन नहीं होगा उनके बीच, है ना। तो मीनवाइल जो रिपल्शन है, ठीक है, वो नेचर ऑफ चार्ज को भी डिफाइन करता है। तो नेचर ऑफ चार्ज अगर अपने को पता करना हो तो हम रिपल्शन की हेल्प लेते हैं। जब सही टाइम आएगा तो आगे जाकर के मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो जो रिपल्सिवनेस है या जो नेचर ऑफ चार्ज है वो रिपल्सिवनेस से कैसे आप फाइंड करते हैं, कैसे उसको कैरेक्टराइज करते हैं। अब हम अगर आगे जाते हैं तो जैसे चार्ज और अगर आप मास की बात करते हैं, तो चार्ज और मास ऐसा है, तो देखो मास भी एक तरह से प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन चार्ज और मास दोनों अलग अलग है। जैसे आप ये बोलते हैं, जैसे मैंने इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहा, तो दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो आपने क्या किया कि चार्ज मूव कर रहा है तो ठीक है सर, चार्ज मूव करेगा तो चार्ज बदल देंगे उसका, बिल्कुल नहीं, लेकिन मास चेंज होता है। आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्टिक मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव करता है तो आप उसका मूविंग मास का फॉर्मूला लिखते हैं m=m0 अपॉन √(1 - v²) डिवाइडेड बाई c²। तो वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट है वो मास, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि चार्ज जो है उसको मेजर कैसे करें। तो बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है उसकी हेल्प से आप चार्ज को मेजर कर सकते हैं। एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक तरह से एग्जाम्पल भी होता है। क्वांट की चार्ज क्वांटाइज्ड है तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताता है कि चार्ज जो है वो कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपसे चार्ज और मास के बीच में पूछे डिफरेंस क्या है तो आप उसको बड़े आराम से बता सकते हैं कि भैया इस तरह का क्या होगा, उस पे मास होगा, इस तरह का उस पे चार्ज होगा, या किस तरह से करेंगे। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, बेसिक सिंपल सा अपन क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, इफ ए इज rubbed with B and the charge developed
at B is -4 × 10⁻⁴, चलो थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं, 7 कूलम। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज -4 कूलम। ठीक है जी, मैंने ऐसा ले लिया कि -4 कूलम चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड मास ट्रांसफर्ड। तो ए को बी के साथ रब किया है, तो बी पे जो चार्ज डेवलप हुआ, तो क्यू बी लिख देते हैं। चार्ज डेवलप्ड एट बी कितना है? -4 कूलम है। आप एक बात बताइए, अगर माइनस नेगेटिव चार्ज आ रहा है बी पे, तो इसका मतलब है कि बी को इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, डेफिनेट सी बात है। इसीलिए उस पर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, दैट इज प्लस माइनस एनी। तो इसको मैंने माइनस एनी इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बी को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो माइनस से माइनस हैज बीन कैंसिल्ड आउट। ठीक है, अगर आपको पहले से पता चल जाए, आप ध्यान रखेंगे, तो आप कहेंगे कि बी को इलेक्ट्रॉन मिले हैं। नहीं तो आप क्यू इज इक्वल्स टू एन ई करके एन की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। अब n की वैल्यू निकालते हैं, तो हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई ई। और e की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है जी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा 10, -19 ऊपर जाएगा 10⁻20। 4/16 इज 1/4, तो इट इज 1/4 इंटू 10⁻, कितना है? 20। तो मैं अगर एक 10 को अलग कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 10/4। 10/4 इज 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻19। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ए से किस में ट्रांसफर हो गए? बी में। तो ए टू बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे ट्रांसफर्ड, दैट इज कितना है? 2.5 इंटू 10⁻19। अब बारी आती है कि मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो हम ये कहेंगे मास ट्रांसफर्ड। तो मास ट्रांसफर तो कैपिटल एम लिख लेते हैं, लेटर सपोज दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू एम ई लिखा था। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुए हैं, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻19 इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, 25 9 जा अगर आप देखते हैं तो दैट इज 225 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 225। एक तरह से अभी के लिए डेसिमल के दो प्लेसेस है, तो 2.25 इंटू 10⁻19 एंड 31 माइनस, तो ये हो गया -9 12, ये हो गया किलोग्राम। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पर्पज के लिए यू कैन राइट कि भैया तुम कितने हो, 2.3 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो बहुत कम है, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो ये इस तरह से चार्ज का और मास की, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पता चल गई, एज वेल एज की मास कितना ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू भी पता चल गई। चलिए और देखते हैं अपन फर्दर कि इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज दैट, कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, क्या फ्रेम, कैसे फ्रेम हो सकता है। इफ द मास ट्रांसफर्ड इज, यानी कि जो मास की वैल्यू है वो अपने को उसने दे रखी है। इफ द मास ट्रांसफर्ड इज 1.82 इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम, then find the charge developed। चलिए, तो मास की वैल्यू मेरे को दे रखी है, सिंस वी नो दैट जो मास ट्रांसफर होता है दैट इज उसको एन इंटू एम ई लिखते हुआ। तो मास की वैल्यू क्या दी है उसने? उसने कहा 1.82 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज इक्वल्स टू एन हमें पता नहीं है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। थोड़ा कैलकुलेशन करके एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ एन इज 1.82 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई, इट विल बी 9.1 इंटू 10⁻, कितना होगा? -31। ऊपर जाके बेटे जी +31, तो -10 +31 विल बी 21। इसको ऐसा लिख सकते हैं 18.2 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई 9.1। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आ गए 2 इंटू 10⁻20।
अब हैंड्स फोर्थ उसने पूछा चार्ज, सिंस वी नो दैट कि चार्ज जो होता है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, एनी। तो क्यू इज इक्वल्स टू एनी लगा लीजिए, बस खत्म। ये कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं बेटा जी। तो एन की वैल्यू 2 × 10⁻20 इंटू क्या लिखेंगे, ई। ई की वैल्यू क्या है, तो ई की वैल्यू मेरे पास है सर 1.6 × 10⁻19। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1.6 इज 3.2, 3.2 × 10⁻1। तो ये कितना रह गया मेरे पास, 32 कूलम्ब आ गया। दैट इज द आंसर फॉर मी। यानी कि अगर इतना मास ट्रांसफर होता है तो उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, दैट विल बी कितना, 32 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब बेसिकली बहुत बड़ी यूनिट है एक्चुअली चार्ज की। ठीक है, अच्छा खासा चार्ज होता है बेटे जी कूलम्ब। तो ये इस तरह से जो एक क्वेश्चन हो रहा है वो अपन ने देखा है कि और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस पे और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट विल ऑल्सो सी। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 2 ग्राम ऑफ H2O। चलिए, ये बोल रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअल कैलकुलेट करके बताइए कि 2 ग्राम ऑफ H2O में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। एक बात तो तय है कि जब आप H2O की बात करेंगे तो H2O इज ए मॉलिक्यूल ना, ठीक है, तो टोटल चार्ज जीरो होगा। यानी कि एक मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, तो कुछ भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो H2O का मतलब है दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का है। तो एक हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एक होता है, तो दो के पास कितने हो गए, दो प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, जिसके पास 8 प्रोटॉन है, तो इसके पास 8 प्रोटॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 10। तो 10 प्रोटॉन है इसके पास टोटल। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोटॉन का काउंट ले लिया। ठीक है, वो एक ही बात है, उससे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ठीक है, तो 10 प्रोटॉन है उसमें। तो आप मेरे को ये बताइए, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है, तो ये फॉर ईच मॉलिक्यूल है। तो फॉर सॉरी फॉर ईच मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज +10 E। अब उसने कहा 2 ग्राम ऑफ H2O, राइट। तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा कि 2 ग्राम ऑफ H2O में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप डिफाइन करें, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इसका यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पता नहीं है, एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं क्या होता है, मास 2 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है। H2O का मॉलिक्यूलर मास देखना है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। तो 16 + 2 यानी कि 18। तो 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 18। अवोगाद्रो नंबर जो होता है दैट इज गिवन एज 6.023 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैं इसको अप्रोक्स ले रहा हूँ 6 × 10⁻23। तो चलिए, हैंस फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं दैट इज इक्वल्स टू 2/18 विल बी 1/9 इंटू 6 × 10⁻³ कितना हो गया, 23। तो थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे, दैट विल बी 2/3 इंटू 10⁻23। दैट विल बी क्या है, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ H2O। अब ये जो 2 ग्राम ऑफ H2O में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाले हैं, एक मॉलिक्यूल्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो +10 ही है, तो n मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू 10E प्लस का था इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से और मल्टीप्लाई कर लिया। तो 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये है 2/3 इंटू 10⁻³ कितना है, 23। थोड़ा आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जीरो से जैसे ये डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो 16 इंटू 2 विल बी 32। तो इट इज कितना है, 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। ठीक है, ये इतने गुलाम हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी। तो ये अपन ने टोटल चार्ज निकाल लिया। अगर वो मेरे को ये बोलता कैलकुलेट द टोटल चार्ज, ठीक है,
ये नहीं लिख रहा, कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन 2 ग्राम ऑफ H2, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0। क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज तो उसको क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन अपन इस पे करके देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स falling at a perfectly absorbing surface is 10 raised to power 16 per second, then find the time taken in which it will gain 4 coulomb of charge। चलिए, उसने क्या कहा, एक सरफेस है जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं 10 रेज़ टू पावर 16 पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 10 रेज़ टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जान चाहता है कि कितने टाइम में ये 4 कूलम का चार्ज गेन कर लेगी। तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम अपने को दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम, इसकी वैल्यू अगर मैं इसको कहूँ n है और ये डिवाइड बाई टाइम को t कहूँ, तो ये मेरे को दे रखा है 10 रेज़ टू पावर 16। तो मैं अगर ये कहूँ कि टी टाइम में लेटर सपोज उस पर 4 कूलम का चार्ज आ जाता है, तो आप मेरे को बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इतनी देर में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10 रेज़ टू पावर 16 इंटू टी। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए टी टाइम में। अब ये बोल रहा है उस टी टाइम में जिस पे चार्ज कितना हो जाना चाहिए, 4 कूलम। तो हेंस फोर्थ चार्ज Q इज इक्वल्स टू 4 कूलम, एंड चार्ज क्वांटाइज होता है तो n इंटू ई। तो चार्ज आया इस पे कितना, 4 कूलम का, दैट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू बैठी थी 10 रेज टू पावर 16 इंटू टी इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पावर -3 बचेगी। तो उधर ले चलते हैं इसको दूसरी चीज को। तो हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटे जी, 4/1.6, 10 रेज टू पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर 3, एक डेसिमल गायब हुआ इधर, इधर आ गया 10, ये 4 से हुआ 4, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 10/4 इज 2.5, तो 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड। अगर आप चाहें कैलकुलेशन करके और सिंप्लीफाई करना तो टी की वैल्यू 2500 सेकेंड आ जाएगी। मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। उसने मेरे को कहा कि किसी सरफेस पे 10 रेज टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फॉल आता है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो वो बोल रहा है कितने टाइम में 4 कूलम का चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। मुझे पता है चार्ज के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कहूंगा, लेट अस सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और कितने टाइम में, टी टाइम में, जो चार्ज कितना कर देते हैं, 4 कूलम। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैंने वैल्यू निकाल ली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कैसे निकाला, 10 रेज टू पावर 16 इंटू टी। भाई एक सेकंड में अगर 10 रेज टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टी सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 रेज टू पावर 16 इंटू टी। तो ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ गए मेरे पास। अब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज है वो कितना आना चाहिए था, 4 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू 4 कूलम और n इंटू क्या कर दिया, e, एज पर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से मेरे को टी की वैल्यू पता चल गई, जो कितनी आ रही है, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड, और यू कैन से 2500 सेकेंड। तो विद इन द 2500 सेकेंड ये जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो भी सरफेस है इस पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी कितना हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहानी है इसके साथ। ठीक है, मतलब सिंपली मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से, मतलब कि क्या क्या होगा। ठीक है। अब अब बारी बारी आती है बेटे जी कि चार्ज जो है, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी थी, तो उसके बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन किए किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप कैसे होगा। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप कैसे करेंगे, वो कैसे होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। आइए देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर द चार्जिंग। सबसे पहला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, हम ये बोलते हैं
ये बड़ा सिंपल सा है। वो स्केल वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ना, स्केल को रब करेंगे अगर आप, ठीक है, अपने हेयर्स के साथ, या कॉम्ब को रब करते हैं हेयर के साथ, कॉम्ब करते हैं, तो उस पे भी चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो बाई फ्रिक्शन, वो चार्ज बाई फ्रिक्शन है। तो हम ये बोलते हैं व्हेन टू सुटेबल मटेरियल, जस्ट कीप इन माइंड, सुटेबल मटेरियल को रब करेंगे तो ही डेवलप होगा, चार्ज ऐसे डेवलप नहीं होगा। व्हेन टू सुटेबल मटेरियल्स आर rubbed with each other, then the electrons are transferred in between them, and the charge is developed, एंड द चार्ज इज डेवलप्ड। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप क्या करते हैं, जब दो सुटेबल मटेरियल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और आप ये बोलते हैं कि चार्ज जो है वो डेवलप होता है। सबसे पहले क्या किया गया, जो केट फर होता है, मतलब बिल्ली की जो खाल होती है बेटे जी, उसके साथ रब किया गया था एबोनाइट रोड को। एबोनाइट एक मटेरियल है, तो उसको जब रब किया गया तो वहां से पता चला कि ये ऐसे इस तरह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी जो है वो आती है। तो वो क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं हमसे कि बताइए कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर आप ड्राई हेयर के साथ कॉम्ब को रब करते हैं, तो ये कॉम्बो है। तो ड्राई हेयर के साथ अगर कॉम्ब को रब करते हैं तो बेटा जी ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मतलब हेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, कॉम्ब में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर लेट अस सपोज अगर आप ये बात करते हैं कि जो कैट फर होती है, अगर आप कैट फर को रब करते हैं एबोनाइट रोड के साथ, तो कैट फर को अगर एबोनाइट रोड के साथ आप रब करें तो कैट फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और एबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो वो पूछ लेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ड्राई हेयर कॉम्ब, आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखोगे, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। ड्राई हेयर कॉम्ब, कैट फर एंड एबोनाइट रोड। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड की, तो बेटा जी ग्लास रोड जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो सिल्क क्लॉथ होता है उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस में याद रखिए, ग्लास रोड, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे वुलन क्लॉथ है कोई भी, तो वुलन क्लॉथ के साथ जब आप क्या करते हैं, रब करते हैं एम्बर को या कोई भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज और वुलन क्लॉथ पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, वुलन क्लॉथ के साथ एम्बर को अगर रब करते हैं तो एम्बर पे नेगेटिव और वुलन पे पॉजिटिव। ठीक है, प्लास्टिक तो रबर शूज भी अगर बोलता है तो भी आप कहेंगे कि रबर शूज और वुलन क्लॉथ है, तो रबर शूज पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वुलन क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। तो ये चार्जिंग बाई क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। तो इस इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द चार्जिंग। दूसरा अगर अपन बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, इट इज वेरी सिमिलर। कि आप किसी से इंड्यूस होते हैं, मतलब किसी से प्रेरित होते हैं ना, जैसे कोई कि सर मैं फलाने बंदे से है ना प्रभावित हूँ बहुत, तो वैसे यहाँ होता है। आप जब क्या करते हैं, जैसे लेट अस सपोज मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि जो कंडक्ट कर सकता हो। ठीक है जी, तो ये कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है मेरे पास एज ऑफ नाउ। और एक लेटर सपोज मेरे पास एक और कंडक्टर है। ठीक है जी, ये वाला जो कंडक्टर है बेटा जी ये न्यूट्रल नहीं है, ये लेटर सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आऊंगा, नॉट इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब मैं एक दूसरे के पास लेके आऊंगा तो होगा क्या भाई, ये जो न्यूट्रल वाला है इसमें पॉजिटिव भी है और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, चलिए मैं डायग्राम आपको अगले वाले इसमें बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को यहाँ पे।
तो होगा क्या, जब आप इसको पास लेके आए, किस वाले को, ये जब आप पॉजिटिव चार्ज वाले को इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा इसकी वजह से कि ये नेगेटिव चार्ज होगा दूसरे वाले का, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा अपनी ओर। तो इसने नेगेटिव को खींच लिया अपनी ओर, और इसमें जो पॉजिटिव है वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा इधर। अब मैंने क्या किया, ये जो चीज न्यूट्रल थी, अभी भी न्यूट्रल ही है ये, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये न्यूट्रल नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी अर्थिंग कर दी। सॉरी। तो अब आप क्या करें, अब आप इसकी कर दें अर्थिंग। तो क्या किया बेटे जी, ये वाला जो इसकी अर्थिंग की, तो यहाँ अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज जो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये वाला जो मैंने बना रखा है, जो मेरे पास चार्ज था पहले से, इसको मैं दूर ले गया वापस इससे। ठीक है जी, अब क्या ये न्यूट्रल रहा, तो हम ये कहेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वाले में कि ये न्यूट्रल है कि नहीं है। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है दैट हैज बीन डिसअपियर्ड, अब ये न्यूट्रल नहीं है। और ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी के नीचे बनाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव कैसे आया है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज इन द सेंस इस तरह से। ठीक है, अब जो मेरे पास ओरिजिनल जो उसने चार्ज्ड बॉडी दी थी, इसकी अगर बात करते हैं आप, तो चार्ज्ड बॉडी एज इट इज है इसके पास। ठीक है, जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो ये फाइनल फोटो है मेरी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया था एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और एक चार्ज से, और मैं आ गया इस तरह से। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन जो है उसमें क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि जब एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हो, तो चार्ज बॉडी क्या करती है, जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अपोजिट चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगी और उसके सिमिलर चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, उस पे जो जो जिसको अट्रैक्ट कर रही है वो तो उस तरफ आ गया जिधर चार्ज बॉडी थी। ठीक है भाई, देखिए नेगेटिव अपोजिट चार्ज जो है वो तो इधर आ गया, और जो लाइक चार्ज है, सिमिलर है, वो दूर चला गया क्योंकि उसको रिपेल किया है उसने। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को इसने रिपेल किया है। जब मैंने अर्थिंग की और बाद में जब हटाया इसको, तो पता चला कि यूनिफॉर्मली एक तरह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप ये बोलते हैं ये जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एट दी एंड इस तरह से। तो इसमें इस वाले पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, ये क्या है, ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज ब्रॉट नियर टू ए चार्ज्ड बॉडी, then the similar charge will be repelled and the unlike charge is attracted when the neutral body is earthed, then the opposite charge induces। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, ये क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन है। तो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन हुआ। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने उसको पॉजिटिव बॉडी के पास लेके गए थे, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो एट द एंड इसके पास कैसा चार्ज आ गया, देखिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जब चार्जिंग बाई इंडक्शन होता है तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है।
ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। जो तीसरा मेथड आता है दैट इज बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है वो देखते हैं। तो फिर से वही कहानी, लेट अस सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को, एक चार्ज बॉडी है ये वाली, लेट अस सपोज ये चार्ज बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इस बार आपको क्या करना है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आना है। ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आना है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि दोनों को आपने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है जी, तो मैं आपके लिए दोनों को जोड़ देता हूं, तो इस तरह से कांटेक्ट में आ गए। अब होगा क्या, ये वाली जो बॉडी, जो चार्ज्ड बॉडी है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगी, इधर वाले से इलेक्ट्रॉन लेगी। तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन देना इसको आरंभ कर देगी। इसने इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया इधर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देती है इधर, तो इस केस में क्या होगा, जो चार्ज बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, उसके पास अब इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं। तो वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इधर इस बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन देती जा रही है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तो इस पे धीरे धीरे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड जब मान लीजिए आपने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, तो डिस्कनेक्ट जब आप कर देंगे तो क्या होगा, आइए। तो दोनों का जो कनेक्शन था उसको आपने हटा दिया। तो हुआ क्या बेटे जी, इस पर से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरी वाली जो बॉडी है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो जब आप चार्जिंग बाई कंडक्शन कर रहे हैं, तो इस केस में अगर आप देखें तो क्या हुआ, सेम चार्ज आ गया बॉडी पे। और चार्ज बेसिकली, ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आप ये बोलते हैं कि व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज ब्रोट इनटू कांटेक्ट, ध्यान से, पहले वाली में कांटेक्ट में नहीं लाया था, इंडक्शन में, इज ब्रोट इनटू कांटेक्ट विद ए चार्ज्ड बॉडी, देन electrons are transferred between them, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, एंड ड्यू टू विच द चार्ज इज redistributed between them, charge is redistributed between them, and similar charge is developed at the neutral body। यानी कि जो बॉडी न्यूट्रल थी उस पर सिमिलर चार्ज डेवलप हो गया। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, और कंडक्शन में सेम चार्ज आता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये है बेटे जी मेथड्स ऑफ क्या है, चार्जिंग। तो ये तीन अलग अलग टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज दी चार्जिंग। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ क्या है, चार्जिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज बेसिकली, यानी कि जो बात अपन चार्ज को लेके कर सकते थे वो मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके और पूछ सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत लगे तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।